नमस्कार, स्वागत है आप सबका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आज की इस चर्चा का बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल, क्योंकि आज के इस डीप डाइव में हम 6 से 12 अप्रैल 2026 के बीच की कुछ सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और ये कोई आम न्यूज़ बुलेटिन नहीं होने वाला है। हम खबरों के पीछे का क्यों और कैसे समझने वाले हैं। एकदम सही। हम खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक और कला से लेकर कूटनीति तक लगभग 12 अलग-अलग अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एक रोमांचक सफर होने वाला है ये। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब ये सारे फैक्ट्स जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो हमारे देश और दुनिया की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी स्तर के खेलों की। अच्छा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। 2026 का ये पहला एडिशन था जो छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन इसके जो नतीजे हैं उसने मुझे थोड़ा उलझा दिया है। वो कैसे? देखिए जी, आमतौर पर जो राज्य किसी बड़े इवेंट को होस्ट करता है वो मेडल टैली में काफी ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ होस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ सिर्फ 19 मेडल्स के साथ 9वीं रैंक पर रहा। हाँ, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला जरूर है। मतलब ये तो वैसा ही हुआ ना कि क्लास का मॉनिटर खुद ही टॉप ना कर पाए। तो फिर इसमें टॉप किसने किया? इसमें टॉप किया है कर्नाटक ने। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 38 मेडल जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं। अरे वाह, 38 मेडल! हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा है। ओडिशा ने 57 मेडल जीते हैं, मतलब कर्नाटक से भी ज्यादा। फिर भी वो दूसरे नंबर पर रहे। एक सेकंड, 57 मेडल वाला राज्य 38 मेडल वाले से पीछे कैसे रह गया? क्योंकि स्पोर्ट्स रैंकिंग में जो वजन होता है वो गोल्ड मेडल का होता है। ओडिशा के पास ओवरऑल मेडल ज्यादा थे, लेकिन उनके गोल्ड मेडल कर्नाटक के 23 गोल्ड से कम थे। अच्छा, अब समझ आया। सारा खेल गोल्ड का है। बिल्कुल। और वैसे झारखंड 35 मेडल के साथ तीसरे पायदान पर रहा। यहाँ से ग्रासरूट लेवल की एक नई लीडरशिप उभर कर आ रही है। लीडरशिप से मुझे याद आया, राजनीति के मैदान में भी तो लीडरशिप बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप वियतनाम की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ टो लाम अब वहां के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। हाँ, उन्होंने लॉन्ग कॉन्ग को रिप्लेस किया है और उनका ये कार्यकाल 2026 से 2031 तक रहेगा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो है उनके वोट्स। उन्हें 99% वोट मिले हैं। मतलब ये कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर हम इसे अपनी डेमोक्रेसी के चश्मे से देखेंगे तो ये नामुमकिन ही लगेगा। लेकिन वियतनाम में वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम है। मतलब वहां कोई विपक्ष नहीं है? ना के बराबर। वहां का चुनाव बंद दरवाजों के पीछे होता है। जो सत्ताधारी पार्टी की कोर कमेटी है वो आपस में ही तय कर लेती हैं कि अगला नेता कौन होगा। तो फिर ये 99% वोटिंग किस बात की हुई? वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जब नाम तय हो जाता है तब संसद में बस उस फैसले पर आधिकारिक मोहर लगाई जाती है। इसीलिए आंकड़ा 99% तक पहुंच जाता है। बाप रे, ये तो हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ तो आखिरी मिनट तक किसी को नतीजे नहीं पता होते। बिल्कुल। और हमारी इसी विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई प्रोग्राम है ना? जी, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। विदेशी ऑब्जर्वर्स केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु आकर हमारे चुनाव प्रक्रिया को करीब से देख रहे हैं। ये सच में गर्व की बात है कि दुनिया हमारी ट्रांसपेरेंसी से सीख रही है। खैर, चुनाव की ट्रांसपेरेंसी से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और स्पोर्ट्स में तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल। सबसे पहले क्रिकेट। भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल हिस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन पार किया है। वो 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं। अरे वाह! ऐसे ओवरऑल देखें तो वो युजवेंद्र चहल के बाद दूसरे नंबर पर है। हाँ, चहल स्पिनर हैं, लेकिन एक फास्ट बॉलर का इतने साल टिकना और 200 विकेट लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। उनकी जो स्विंग है और पेस वेरिएशन है, खास तौर पर उनकी नकल बॉल, वो कमाल की है। एकदम सही कहा आपने। अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो फुटबॉल के मैदान पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। साफ अंडर-20 चैंपियनशिप के नतीजे, राइट? हाँ, काठमांडू में जो हुआ, बांग्लादेश ने सबको चौंकाते हुए विनर की ट्रॉफी उठा ली है। और वो भी भारत को फाइनल में 4-3 से हराकर। ये बहुत क्लोज मैच था। जी, और इसी टूर्नामेंट में मालदीव्स को फेयर प्ले अवार्ड भी मिला। क्या बात है। और सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल ही नहीं, आर्चरी में भी हमारे पास अच्छी खबर है। बिल्कुल। बैंकॉक में जो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 हुई, उसमें भारत 16 मेडल्स के साथ नंबर 1 पर रहा। 16 मेडल्स!
जिसमें से 7 तो सिर्फ गोल्ड हैं। हाँ, और इंडोनेशिया इसमें दूसरे नंबर पे रहा। और एक और बड़ा अचीवमेंट है ताइक्वांडो में। वो अरुणाचल प्रदेश की रूपा बियर वाला। जी हाँ, रूपा बेयर ने पुमसे कैटेगरी में एशिया में नंबर 1 और दुनिया में 5वीं रैंक हासिल की है। पुमसे मतलब जहां आप अकेले तकनीक और परफेक्शन का प्रदर्शन करते हैं, एशिया में नंबर 1 आना सच में शानदार है। बिल्कुल। और सिर्फ खेलों में ही नहीं, भारत इकोनॉमी और हार्ड पावर में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। सही कहा। तो चलिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 62.66% बढ़ गया है। ये जंप बहुत बड़ा है। हाँ, अब हमारा एक्सपोर्ट 3,844 करोड़ रुपए हो गया है और एक्सपोर्टर्स की संख्या भी 128 से बढ़कर 145 हो गई है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इसका ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन मतलब सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का हिस्सा? हाँ बिल्कुल। पहले सिर्फ डिफेंस पीएसयूज ही हथियार बनाते थे, लेकिन अब डिफेंस पीएसयू का हिस्सा 54.84% है और प्राइवेट सेक्टर लगभग उनके बराबर 45.16% पर आ गया है। क्या हम अब सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश से एक ग्लोबल सप्लायर बन चुके हैं? बिल्कुल बन चुके हैं। और ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। हमारी हार्ड पावर अब एक नई उड़ान भर रही है। हार्ड पावर तो बढ़ी रही है, लेकिन हमारी जो सॉफ्ट पावर है यानी कला, संस्कृति और किताबें, वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। हाँ, कला की दुनिया में तो राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग ने इतिहास ही रच दिया। यशोदा और कृष्णा वाली पेंटिंग ना, मैंने सुना वो मुंबई के एक ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए में बिकी है। जी, 167 करोड़। इसने एमएफ हुसैन के 118 करोड़ के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ये सच में अद्भुत है। राजा रवि वर्मा ने ही तो पहली बार हमारे देवी देवताओं को वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग तकनीक से कैनवस पर उतारा था। उनका इतिहास बहुत रिच है। 2 अहम किताबें भी चर्चा में हैं। हाँ, टीएम कृष्णा की किताब वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स, और दूसरी किताब है पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री की सब पर राम तपस्वी राजा। राम का नाम आया तो मुझे अयोध्या की वो खबर याद आ गई। वहां 200 साल पुरानी रामायण की एक पांडुलिपि मिली है। जी, और ये अवधी और संस्कृत दोनों भाषाओं में है। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो ये कि 200 साल बाद भी उसकी स्याही आज तक सुरक्षित कैसे है? क्योंकि वो प्राकृतिक रंगों से बनी थी जो समय के साथ खराब नहीं होते। आज भी वो स्याही एकदम ताजा लगती है। ये हमारी प्राचीन तकनीक का कमाल है। और प्राचीन चीजों से अब सीधे फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। इसरो ने एक नया जंप लिया है। आप मिशन मित्रा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इसरो ने मिशन मित्रा लॉन्च किया है। इसके तहत गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेह लद्दाख में ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, और इन 4 लोगों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। लेकिन इन्हें लेह लद्दाख में क्यों ट्रेन किया जा रहा है? असल में वहां 3000 मीटर की ऊंचाई पर लो ऑक्सीजन और कड़ाके की ठंड होती है। ये एक्सट्रीम कंडीशन उन्हें अंतरिक्ष के उस भारी दबाव को सहने के लिए तैयार कर रही है। मतलब पृथ्वी पर रहकर ही अंतरिक्ष की तैयारी। गगनयान 2027 में लॉन्च होने वाला है ना? जी, 2027 में। ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा, 3 दिन का ड्यूरेशन होगा और इसका कुल बजट 9,243 करोड़ रुपए है। सच में अंतरिक्ष की बातें हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। लेकिन अब हमें थोड़ा वापस ग्राउंड रियलिटी पर आना होगा, क्योंकि अगली खबर बहुत कड़वी है। आप स्पोर्ट्स की डार्क साइड यानी डोपिंग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की जो रिपोर्ट आई है उसने मुझे बहुत निराश किया है। भारत डोपिंग के मामलों में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। ये बहुत ही गंभीर वेकअप कॉल है हमारे लिए। बिल्कुल है। हमारे 148 एथलीट्स बैन हो चुके हैं। 148। केन्या 46 के साथ दूसरे और रूस 66 के साथ तीसरे नंबर पर है। देखिए, इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो अवेयरनेस की कमी। कई बार एथलीट्स जाने अनजाने में ऐसे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जो बैन होते हैं। और दूसरी वजह? परफॉर्मेंस का भारी प्रेशर। जल्दी मेडल जीतने और करियर बनाने की होड़ में कुछ लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं। हमें अपने स्पोर्ट्स सिस्टम को और ज्यादा सेंसिटिव बनाना होगा। सही बात है। खैर, इस थोड़े से नेगेटिव माहौल को हल्का करते हैं। हमारे देश में कल्चर और फेस्टिवल्स की तो कमी है नहीं। बिल्कुल। और आजकल असम में रोंगाली बिहू मनाया जा रहा है, जिसे बोहाग बिहू भी कहते हैं, राइट? ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। लेकिन एक सवाल है, ये बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है? बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। अच्छा, 3 बार? हाँ, एक होता है रोंगाली बिहू जो स्प्रिंग के समय होता है। दूसरा है भोगाली बिहू जो जनवरी में हार्वेस्ट के टाइम मनाया जाता है। और तीसरा होता है कोंगाली बिहू
जो अक्टूबर के मिड फार्मिंग सीजन में होता है। क्या बात है, मतलब खेती के हर चरण के लिए एक त्योहार। बिल्कुल। और त्योहारों की बात हो तो लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं। ट्रैवलिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा अवार्ड हाल ही में अनाउंस हुआ है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 ना, जिसे एविएशन का ऑस्कर भी कहते हैं। जी, इसमें ग्लोबल टॉप 3 में है सिंगापुर का चंगी, साउथ कोरिया का इंचियोन और जापान का टोक्यो एयरपोर्ट। और इंडिया का बेस्ट कौन सा रहा? इंडिया में बेस्ट रहा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी ग्लोबल रैंक 28th है। 28th रैंक, ये तो काफी अच्छा है। और बाकी शहरों का क्या हाल है? इस लिस्ट में बैंगलोर 41वें नंबर पर है, हैदराबाद 43rd पर, गोवा का मनोहर पारिकर एयरपोर्ट 64th और मुंबई 66 नंबर पर है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े एयरपोर्ट से निकलकर अब जरा गांव के माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना की बहुत चर्चा है। हाँ, और ये योजना रूरल इंडिया को पूरी तरह बदल रही है। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में कर्नाटक पूरे देश में टॉप पर है। वहाँ 145 महिला स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेन किया गया है। और यूपी 28 के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 108 के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसका असली इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इसका टारगेट है 15,000 ड्रोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसके लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गांव की महिलाएं अब खेतों में फर्टिलाइजर स्प्रे करके साल का लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकती हैं। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ स्प्रे करके? बिल्कुल, ये ग्रामीण इकोनॉमी को डिजिटल बनाने का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सच में, ये महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल है। चलिए अब रूरल एम्पावरमेंट से थोड़ा सिनेमा और चकाचौंध की तरफ चलते हैं। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026। हाँ, ये अवार्ड्स 1995 में शुरू हुए थे और अब 20 साल बाद फाइनली ये फिर से लाइव हुए हैं। तो इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इस बार बेस्ट फिल्म रही होम बाउंड और बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है रणवीर सिंह को, उनकी फिल्म धुरंधर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस? बेस्ट एक्ट्रेस रही यामी गौतम, फिल्म हक के लिए। लेकिन सबसे खास बात, आदित्य धर की जो फिल्म है ना धुरंधर, उसने सबसे ज्यादा 14 अवार्ड्स जीते हैं। 14 अवार्ड्स? ये तो बहुत शानदार है। वैसे ग्लैमर की दुनिया में भारत ने एक और मुकाम हासिल किया है। हाँ, पेजेंट की बात कर रही हैं आप? जी। अमृतसर की गीतांजलि ओम प्रकाश ने मलेशिया में मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीत लिया है। अरे वाह! और वो ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये सच में गर्व की बात है। लेकिन इन सब चकाचौंध से अलग एक मुद्दा ऐसा है जो हम सबकी जिंदगी से सीधे जुड़ा है, हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य। ये सबसे अहम विषय है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम काफी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, भारत अब विंड एनर्जी में दुनिया में चौथे नंबर पर है। हमने 49 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है और इसमें गुजरात टॉपर है। और अगर हम ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आयरेना रिपोर्ट के मुताबिक भारत ग्लोबली तीसरे नंबर पर है। बिल्कुल, हमारी कुल कैपेसिटी 250 गीगावाट पार कर चुकी है, जिसमें अकेले सोलर एनर्जी 150 गीगावाट से ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता वाली बात भी है। हाँ, सीआरए की रिपोर्ट, उन्होंने गुरुग्राम को सबसे प्रदूषित शहर बताया है। ये प्रदूषण सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके उपाय भी हो रहे हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आरोग्य वन नाम से एक पहल शुरू की है। आरोग्य वन, ये क्या है? इसके तहत हाईवे के किनारे 36 अलग-अलग तरह के औषधीय पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये पर्यावरण को तो साफ करेंगे ही, साथ ही हमारी आयुर्वेदिक धरोहर को भी बढ़ाएंगे। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और हेल्थ केयर की बात करें तो तेलंगाना सरकार का फैसला भी बहुत साहसिक है। वो कैंसर वाला ना? हाँ, उन्होंने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब राज्य के हर अस्पताल को कैंसर के हर मरीज का डेटा सरकार को रिपोर्ट करना ही होगा। इससे सरकार को बीमारी ट्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल, और हेल्थ अवेयरनेस के लिए ही 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी मनाया गया, जिसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। सही कहा। तो आज हमने बहुत सारे पन्ने पलटे। अगर मैं आज के पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखूं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर बनती है, द अल्टीमेट बैलेंस। द अल्टीमेट बैलेंस मतलब? देखिए, एक तरफ हमारे पास हमारा प्राचीन ज्ञान है,
जैसे अयोध्या में मिली 200 साल पुरानी रामायण की पांडुलिपि, राजा रवि वर्मा की कला और आरोग्य वन में लगाई जा रही 36 तरह की औषधियां। हाँ बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ हमारे पास फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी है। मिशन मित्रा के तहत एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में जाना, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमारी ग्रोथ और गांव को डिजिटल बनाती नमो ड्रोन दीदी। ये संतुलन सच में बेमिसाल है। और इसी संतुलन को देखकर मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। क्या सवाल है वो? क्या भारत के असली सुपर पावर बनने का राज किसी एक ही दिशा में भागने में है, या फिर हमारी इन गहरी सांस्कृतिक जड़ों और इस एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अनोखे संतुलन में ही हमारी असली ताकत छिपी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सवाल ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा, इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही अहम मुद्दों पर गहराई से बात करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।